नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि आपकी जो क्वेरीज है वो आप पूछ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ मेन जो क्वेरीज है उनके रिप्लाई के साथ आज इस वीडियो में आई हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि नेगेटिव मार्किंग रोकने के क्या तरीके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग केवल तभी होती है जब हमारे कोई टॉपिक है वो पढ़ा हुआ तो है लेकिन वो हमें याद नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो टॉपिक हमारे पढ़ा हुआ है पर याद क्यों नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। ऐसा नहीं करना है कि एक बार कोई टॉपिक पढ़ा और उसको छोड़ दिया, उसको रिवीजन भी करना है जिससे कि उस टॉपिक को हमें अच्छे से याद हो जाए और जब उसका क्वेश्चन आए तो फिर हमारे माइंड में वो कन्फ्यूजन ना रहे। एंड सेकंड थिंग ये कह सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसको उसका हमें पता नहीं चल रहा है कि आंसर क्या होगा, पर वो हमें पढ़ा हुआ लग रहा है, तो फिर उसके अंदर सिर्फ राइट ऑप्शन ढूंढने के बजाय हमें रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से दो ऑप्शन हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। वो अगर दो ऑप्शन हम साइड कर देते हैं तो हमारे 50-50 चांस रहते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर वो सही हो जाएगा। और अगर हम दो ऑप्शन भी अगर अलग नहीं कर पाते हैं कि कौन से ऑप्शन इसके रॉन्ग है तो हमें वो क्वेश्चन लेफ्ट कर देना है। उसके अलावा अगर आप तैयारी या कोई कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर आपके साथ साथ में आप टेस्ट भी दे रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी नेचुरल है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट टाइम ही चल रहा है। नेगेटिव मार्किंग तब नहीं होनी चाहिए जब आप उस टॉपिक को वापस से पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का वापस से टेस्ट दे रहे हैं और उस समय भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। देन वो चीज़ गलत है कि एक गलती करने के बाद हम वापस उसी क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं। उस चीज़ को हमें सुधारना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर गलत होते हुए क्वेश्चन का अगर आप एनालिसिस करते हैं घर पर आकर कि ये क्वेश्चन है, इसका ये हमारा गलत क्यों हुआ है, देन उस टॉपिक का जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज में गलत हो रहा है वो मेन एग्जाम में गलत तो नहीं होगा। एंड अभी जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, उसको आपको मेन एग्जाम की तरह है, उसकी तैयारी तो मेन एग्जाम की तरह ही करनी है। लेकिन अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि अभी गलत हुआ है, नेक्स्ट टेस्ट में ये गलती नहीं होगी एंड मेन एग्जाम में ये गलती नहीं होगी। यदि आप डिमोटिवेट होके मान लो टेस्ट देना भी छोड़ देते हैं कि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम टेस्ट नहीं देते, तो वही गलतियां मेन एग्जाम्स में होगी। आपको ये सोचना है कि जो भी गलतियां हैं अभी इस टेस्ट सीरीज में हो रही है मेन एग्जाम्स में नहीं होगी। अगर हम टेस्ट में गलत कर देंगे तो वो सारी गलतियाँ मेन एग्जाम में नहीं होगी। तो अपनी गलतियों से भी हमें मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। बस वो गलतियाँ वापस से नहीं करनी, ये कोशिश करनी है। कन्फ्यूजन है तो उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है, अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ाना है, रिवीजन ज़्यादा करना है, टेस्ट देना बंद नहीं करना है। ये चीज़ हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जैसे सुथार लकड़ी का काम करना शुरू करता है तो फिर उसको ये नहीं पता होता कि कौन सी कील लकड़ी में लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। वो स्टार्ट जैसे जैसे करता है वैसे उसे पता लगता है, वो कील ठोक ठोक के देखता है लकड़ी पे कि कौन सी कील लगेगी और कौन सी नहीं लग रही है। तो ये जो एक्सपीरियंस के साथ ही जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सीधा कोई बचपन से कुछ भी सीख कर नहीं आता है। तो एक्सपीरियंस के साथ टेस्ट देते देते आपके जो ये गलतियां हैं वो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होती जाएगी और मेन एग्जाम तक आपकी ये गलतियां हैं जो ज़्यादा बिल्कुल कम हो जाएगी यदि आप ऐसे ही कोशिश करते रहें। तो गलत करो पर मेन पेपर से पहले तक। तो जितनी भी गलतियां हैं टेस्ट सीरीज में दे के गलत कर के सीख जाइए। नेक्स्ट पेपर में वो गलती ना दोहराई जाए ये कोशिश करिए। जितनी भी गलती है मेन पेपर से पहले तक गलती करो, लेकिन मेन पेपर में आपकी गलती से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और नेगेटिव मार्किंग है वो कम से कम हो, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट कमेंट था, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें एंड कितनी हॉलीडेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जैसे जॉब के साथ प्रिपरेशन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफ़िकल्टी सिर्फ हमारे माइंड की है। अगर हम करना चाहें तो फिर हमें कोई भी किसी चीज़ में रोक नहीं सकता है। फर्स्ट चीज़ ये है कि माइंड में केवल स्टडी को ही रखना है। अभी से लेके एग्ज़ाम तक केवल स्टडी ही हमारे माइंड में होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। या तो आप जॉब कर रहे हो तो ड्यूटी के जितने भी आपके हॉर्स है, उस हॉर्स में या तो आपने वो काम किया, और उसके अलावा जितना भी टाइम है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टडी को ही दें। स्टडी टाइम के अलावा कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं आने जाने में वेस्ट नहीं करना है। घर परिवार की जो बातें हैं या अदर जो भी आपकी टेंशन्स है उनको एग्ज़ाम तक साइड में रख देना है, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। केवल माइंड में स्टडी और स्टडी ही होनी चाहिए। आपको 7 दिन का, आपको 7 डेज का टाइम टेबल बनाना है कि इन 7 डेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। और सुबह का जैसे रूटीन शुरू कर दो, 4 बजे उठ के आपको किस घंटे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी पढ़ाई करनी है वो भी डिसाइड कर घंटे वाइज आपको टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन की स्टडी करनी है। ड्यूटी पर जाने से पहले आप अपनी स्टडी करके जाएं, एंड आने के बाद अपनी स्टडी करें। केवल 6 घंटे सोना है, और रात को अगर आप 10 बजे सो जाते हैं, जल्दी टाइम से सो जाते हैं, तो आपको सुबह भी 4 बजे उठने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। आप सुबह उठकर प्रत्येक दिन यही सोचें कि जब मैं स्कूल लेक्चरर या फिर जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो फिर लाइफ कितनी बदल जाएगी एंड मुझे कैसा फील होगा। तो ये जो चीज़ है वो आपको मोटिवेट करती है, आपकी स्टडी में आपको पूरे दिन एनर्जी देगी, आपको पूरे दिन की पढ़ाई करने में। एंड इस चीज़ से हमें मोटिवेट होना है, और इस हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें पूरे दिन की, पूरे वीक की एंड एग्ज़ाम तक की स्टडी करनी है। आपको ये देखना है कि 2 साल की मेहनत आपकी पूरी लाइफ को कैसे पलट कर रख देगी। एंड रही लीव्स की बात, तो यदि आप प्रोबेशन में हैं तो आप 30 डेज की लीव नॉन पेमेंट ले सकते हैं विद मेडिकल ग्राउंड। एंड अगर इससे ज़्यादा लीव अगर आप लेते हैं तो फिर आपका प्रोबेशन है वो उतने ही मंथ या उतने ही डेज है आपका वो प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा। एंड नॉन पे लीव आप उतने दिन की भी ले सकते हैं, 30 से ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो लीव्स है वो जयपुर से स्वीकृत करवानी पड़ेगी आपको। देन नेक्स्ट कमेंट था कि हाउसवाइफ हूँ एंड घर के साथ साथ कैसे हम स्टडी करें। तो अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है तो घर संभालने के साथ तैयारी कर रहा है, तो देखो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है। सिर्फ स्टडी हो और वो तैयारी करे बिना जैसे रुकावट के स्टडी करने का भी कोई मज़ा नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ तैयारी की जा सकती है। हम ऐसा नहीं, ये सिर्फ बहाने नहीं बनने देना है कि हाउसवाइफ हूँ या फिर घर का काम रहता है या फिर जॉब में हूँ तो साथ साथ में तैयारी नहीं की जा सकती। वो सब पॉसिबल है यदि हम खुद चाहें। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो फिर आपको सबसे पहले तो अपने फैमिली वालों को समझाना होगा कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको थोड़ा सा, अगर आप 100% फैमिली में ना दे पा रहे हैं तो फिर वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर रिलैक्सेशन दे। एंड जब वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको भी उनका भरोसा है वो बनाए रखना है, और उनके सपोर्ट का पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए आपको स्टडी में ही अपना टाइम देना है। नेक्स्ट जो कमेंट आया था वो था कि दीदी आप लेक्चरर हैं तो हो या समग्र शिक्षा में हो, और समग्र शिक्षा का कोई एग्ज़ाम होता है क्या। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो मूल पोस्ट है वो लेक्चरर की ही है। मेरी जो पोस्टिंग है वो जोधपुर थी एंड मेरी जो फैमिली बीकानेर थी। तो फिर समग्र शिक्षा के लिए जो इंटरव्यूज हुए थे वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू मैं समग्र शिक्षा ऑफिस में आ गई थी। यहाँ पर 1 साल की कम से कम और अधिक से अधिक 4 साल के लिए डेपुटेशन किया जाता है।
नेक्स्ट कमेंट था कि आपने किस कोचिंग से तैयारी की है। तो फिर जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे जो मेरी जो प्रिपरेशन का जो टाइम था वो कोई शॉर्ट टाइम नहीं था। मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैंने पहले 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन की, फिर जब 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई तब 2nd ग्रेड की, फिर जब 1st ग्रेड की वैकेंसी आई तो 1st ग्रेड की। तो फिर मैंने कोई एक जगह से या फिर एक कोचिंग में रहकर स्टडी नहीं की। मैंने बीकानेर से भी कोचिंग की, जयपुर से भी ली थी, जोधपुर से भी ली थी, सूरतगढ़ से भी ली थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको भी बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी जब भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने तो कई एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, तो मेरा जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो लॉन्ग था। बट आप जैसे 1st ग्रेड की तैयारी करें तो आपका 1 ईयर में भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको भी बहुत लॉन्ग टाइम तक तैयारी करनी हो। पर मेन उद्देश्य यही रहता है कि कहीं से भी कोचिंग लो, कहीं से भी तैयारी करो, मेन जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि पहले हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, फिर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज के साथ हम सेल्फ स्टडी है वो करें तो सबसे बेस्ट है। मेन चीज़ तैयारी पर है। यदि कोचिंग पे कोचिंग करते रहें और उसको लिखते रहें तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं और कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह सीरियसली लें और उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप अपना टाइम टेबल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी करें। तो आई थिंक ये सबसे बेटर तरीका है स्टडी करने का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर स्ट्रेटजी वगैरह और बुक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। एंड यदि इसके अलावा आपके कोई कन्फ्यूजन्स हो, आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देवें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनका रिप्लाई भी कर सकूं। थैंक यू सो मच।